नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती टियर 3 और टियर 4 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि संविधान का पहला एससीईआरटी बेस पहला क्लास है, जो कि कक्षा 6 पे आधारित है। एनसीईआरटी बेस मैंने पूरा एमसीक्यू करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। और यह एससीईआरटी बेस है और वो भी बिहार का एससीईआरटी जो पुस्तक चलता है उस पर आधारित आपका यह क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ कुछ डिटेल में है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत के लोगों का पसंदीदा व्यंजन है इडली डोसा, लिट्टी चोखा, मछली चावल, मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो यहाँ पे दक्षिण भारत में जैसे केरल, कर्नाटक और बेंगलुरु की बात करें तो केरल कर्नाटक हो गया। यहाँ पर जो लोग बेसिक ज़्यादातर पसंद करते हैं इडली डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। तो सही आंसर होता है कि दक्षिण भारत के लोगों का जो पसंदीदा व्यंजन है वह इडली डोसा है। लिट्टी चोखा की अगर बात किया जाए तो लिट्टी चोखा जो है यह बिहार का पसंदीदा व्यंजन है। मछली चावल जो है वह वेस्ट बंगाल का पसंदीदा व्यंजन है। और मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है यह पंजाब का पसंदीदा भोजन है। तो यह आपके पूरे एससीईआरटी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, बिहार का, बंगाल का, केरल का या महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर जानते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का जो प्रमुख त्यौहार है वह है छठ पूजा। बंगाल का जो पश्चिम बंगाल का, बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख त्यौहार है वो है आपका दुर्गा पूजा। और केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है गणेश उत्सव, गणेश उत्सव है। और कुछ अन्य राज्यों की बात करें जो आपके एससीईआरटी में दिया गया है, जैसे कि झारखंड, झारखंड का प्रमुख त्यौहार है सरहुल। और पंजाब का जो प्रमुख त्यौहार है वह है लोहड़ी। तो ये आपके एससीईआरटी में दिया गया है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो सही आंसर होता है सी, ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुर जिले में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही या वज्जिका। तो जब आप कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भोजपुर से कुछ बच्चे आते हैं कहीं पर घूमने के लिए और वहाँ पर भोजपुरी में बात करते हैं, ठीक है। तो भोजपुर में मुख्यतः जो होता है भोजपुरी बोली जाती है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि बिहार मतलब भोजपुर कहाँ पे है, तो बिहार का एक ज़िला है। और बिहार में जो है आपके जो ज़िले हैं, आपके 38 जो ज़िले हैं, इनमें जो है आपके मुख्य रूप से 6 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। ये 6 प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला तो भोजपुरी हो गया जो भोजपुर के इलाके में बोली जाती है। दूसरा होता है आपका मैथिली, मैथिली मुख्यतः बोला जाता है सहरसा में, सहरसा। और मैथिली को आगे बढ़ाने का जो काम किए थे उन कवि का नाम है कवि विद्यापति। इन्होंने अपनी कई सारी पुस्तकें लिखी मैथिली में। तो मैथिली को आगे बढ़ाने का काम किए थे कवि विद्यापति ने। जो तीसरी भाषा है वह है मगही। मगही जो बोला जाता है वह गया, पटना, नालंदा, नालंदा, नवादा, यहाँ पर मगही बोला जाता है। वज्जिका की अगर बात किया है तो वज्जिका के बारे में पूछा गया है कि यह किसका अपभ्रंश माना जाता है। तो वज्जिका जो अपभ्रंश है वह मैथिली का है। वज्जिका जो है मैथिली का अपभ्रंश है। और यहाँ पर अगर वज्जिका की बात किया है तो बोला कहाँ पे जाता है, तो यह मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीवर जैसे इलाकों में बोली जाती है। तो ये तो 4 मैंने आपको बताया कि 6 प्रमुख बोलियां भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। बाकी 2 कौन सी हैं, तो बाकी 2 इसमें से एक है आपका अंगिका। अंगिका, तो जो अंगिका बोली जाती है यह जमुई में बोली जाती है, जमुई में बोली जाती है और भागलपुर में बोली जाती है।
और ये 5वें नंबर का हो गया। और 6वें नंबर का जो है, 6वें नंबर का यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ कि 6वें नंबर का जो भाषा है ये सबसे कम मात्रा में बोला जाता है और इसका नाम है सुरजापुरी। सुरजापुरी की अगर बात करें तो यह अगर आपसे पूछा जाए कि इन 6 में से सबसे कम मात्रा में कौन सी बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है बिहार में, तो सुरजापुरी बोली जाती है। तो इसलिए इसका कोई विशेष जिला नहीं आता है। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजपुरी में, अरे भोजपुरी में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सही आंसर होता है ए। और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में मुख्यतः 6 भाषाएँ बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, वज्जिका, अंगिका और सुरजापुरी, जिसमें से ज़्यादातर मैथिली के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे विद्यापति के बारे में मैंने आपको बताया। मगही मगध वाले क्षेत्र में बोली जाती थी, उसी के नाम से मगही, या इसको कहीं पे मगध या मगध के नाम से भी जाना जाता है। और वज्जिका जो है मैथिली का अपभ्रंश है। अंगिका, अंग जो प्रदेश हुआ करता था वहाँ पे बोला जाता था, तो उसके क्षेत्र को ठीक है अंगिका कहा जाने लगा। और सुरजापुरी जो है सबसे कम मात्रा में बोली जाती है। अब यहाँ पे वन लाइनर में कुछ है कि आपसे पूछा जा सकता है कि केसीसी का पूरा नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे दिया है केसीसी। तो केसीसी का पूरा नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। इससे किसान क्या करते हैं कि अपने फसलों को बोने के लिए सरकार से लोन लेते हैं। तो केसीसी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो केसीसी का पूरा नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे कि हमारे यहाँ किसानों को 3 पार्टों में बांटा जाता है। एक होते हैं बड़े किसान, दूसरे होते हैं मध्यम किसान, तीसरे होते हैं छोटे, जिन्हें हम लोग सीमांत किसान कहते हैं। उसके बाद गैर भूमि वाले लोग आते हैं जो मजदूर होते हैं, दूसरे की भूमि पे खेती करते हैं। तो SCRT ने, ठीक है, बिहार के SCRT ने, ठीक है, बड़ा किसान किसे कहा है, तो जिसके पास 30 से 40 एकड़ जमीन है उसे बड़े किसान की श्रेणी में रखा है। जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि 1 से 5 एकड़ जमीन जिसके पास है उसको SCRT ने मध्यम किसान कहा है। और जिसके पास 1 एकड़ जमीन है उसे सीमांत किसान इसने कहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से सीमांत किसान किसे कहा जाता है, मध्यम किसान किसे कहा जाता है और बड़ा किसान किसे कहा जाता है। और अक्सर करके हम देखते हैं अपने गाँव में जहाँ जो बड़े किसान होते हैं उनके घरों पर साल भर काम करने वाले कुछ मजदूर होते हैं। उनके घरों पे जो साल भर के मजदूर काम करते हैं, मतलब उनको 12 महीने, ठीक है, काम करने, 2-4 ऐसे लोग होते हैं जो उनके घर पे क्या करते हैं, परमानेंट रहते हैं, जो सालों भर काम करते हैं। तो इस प्रकार के मजदूरों को हलवाहा कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो मजदूर किसी बड़े किसानों के घर पर साल भर काम करते हैं, क्योंकि आपने पता है कि हमारे यहाँ मतलब भारत जो है कृषि प्रधान देश है, बिहार भी कृषि प्रधान देश है, और कृषि में किसी को 12 महीने काम नहीं मिल सकता है। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं वो अपने घरों में 1-2 मजदूरों को क्या करते हैं कि हमेशा परमानेंट के लिए रख लेते हैं। तो वही मजदूर जो परमानेंट के लिए उनके घरों पे रहते हैं उनको हलवाहा कहा जाता है। कृषि कार्य में आपको पता ही है कि विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना, मछली पालन करना, सुअर पालन करना, ये सारी चीज़ें जो होता है कृषि कार्य में आता है। लेकिन आपसे ये चीज़ें पूछते कि गैर कृषि कार्य में क्या क्या चीज़ें आता है। तो जब किसानों के पास खेती में काम नहीं रहता है तो लोग क्या करते हैं, टोकरी को बुनते हैं, मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, सूप बनाते हैं, पंखा बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, इत्यादि सारे कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य क्या आते हैं, आपके गैर कृषि कार्य में आते हैं। ठीक है, तो कृषि कार्य आपने पता है कि विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना कृषि कार्य है, मछली पालन करना, सुअर पालन करना, ठीक है, ये सारे के सारे, मुर्गी पालन करना, ये सारे के सारे कृषि कार्य में आते हैं। लेकिन उनके अलावा जो ये सारे कार्य हैं कि टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, झाड़ू बनाना, सूप बनाना, पंखा बनाना, चटाई बनाना, ये सारे गैर कृषि कार्य में आते हैं। अब यहीं पे दिया गया है, पॉइंट करके दिया था कि सिगरेट में जो होता है लगभग 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 6 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। ये ऐसे बस इंफॉर्मेशन के लिए, पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसको हाईलाइट करके दिया था तो मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे कि महानगर किसे कहा जाता है, तो जहाँ 10 लाख लोग या उससे अधिक लोग निवास करते हैं उसे महानगर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महानगर किसे कहा जाता है, जहाँ पे 10 लाख या इससे प्लस लोग निवास, मतलब 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं उसे महानगर कहा जाता है। और अगर SCRT की बात किया जाए तो यह 19-20 का एडिशन है, ठीक है, जो लेटेस्ट एडिशन था वह 19-20 के आसपास का है। और SCRT में लिखा गया है कि भारत में शहरों की संख्या 5,000 से अधिक और गाँवों की संख्या लगभग 6 लाख से अधिक है। तो यहाँ पर शहर कितने हैं आपके पूरे भारत में, तो 5,000 से अधिक क्या है शहर हैं, और गांव जो हैं वह 10 लाख से अधिक हैं, 10 लाख से अधिक जो है गांव हैं। अब यहाँ पे आपने अक्सर करके शहरों में या गाँव में जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में कुछ लोगों के पास परमानेंट दुकानें होती हैं, कुछ लोगों के पास अस्थायी दुकानें होती हैं। और उन्हीं अस्थायी दुकानों में कुछ लोग क्या करते हैं कि सड़क के किनारे अपना थैला बस्ता रख के सामान बेचते हैं। तो इस प्रकार के सामान बेचने वाले व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सड़क के किनारे जो सामान बेचने वाले व्यापारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है।
अब यहाँ पे आपका मुद्रा के बारे में दिया गया है। तो मुद्रा में ये चीज़ है कि एक है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा है मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास को, जिसमें हम लोग इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो होता था वस्तु विनिमय कहलाता था। यानी कि अगर हमें वस्तु की ज़रूरत है तो वस्तु के बदले वस्तु। जैसे कि आपके पास चावल अधिक मात्रा में, हमारे पास गेहूं अधिक मात्रा में है। आपको गेहूं की ज़रूरत है और हमें चावल की, तो आप हमसे चावल ले लो और हम आपसे गेहूं ले लेंगे। तो वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, इसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। हालांकि अब यह प्रचलन में नहीं है। यह बेसिक तौर पे जो हुआ करता था सामान्यतः प्राचीन काल में हुआ करता था। जैसे मैंने कहा कि भारत में इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। वर्तमान समय में क्या प्रचलन में है? मुद्रा विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले मुद्रा यानी कि पैसा। अब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप अगर कोई चीज़ खरीदे, जैसे आपको चावल खरीदना है तो आप चावल के बदले क्या देंगे? बदले आप पैसा देंगे। ये नहीं कि चावल के बदले गेहूं देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, चावल के बदले आप गेहूं दे सकते थे। तो पहले क्या हुआ करता था? वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दे दिया लिया जाता था। वर्तमान समय में क्या है कि वस्तु के बदले पैसा, इसको हम लोग मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वर्तमान में यही प्रचलन में है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वर्तमान में यही प्रचलन में है। और इसका हमें साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो इसका साक्ष्य जो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी और प्राचीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है। सभ्यता में इसका साक्ष्य मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मुद्रा, मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहले है आपका वस्तु मुद्रा, ठीक है। दूसरा है आपका धातु मुद्रा, तीसरा है सिक्का मुद्रा, चौथा है पत्र मुद्रा और पांचवा है प्लास्टिक मुद्रा। अब यहाँ पर बताते हैं कि जैसे आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया कि वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है, वस्तु के बदले जो वस्तु था, ठीक है। तो उस समय क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु के जरिए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। तो वहाँ पे वस्तु ही क्या करता था? मुद्रा का काम करता था, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में और देखेंगे। धातु मुद्रा, धातु मुद्रा क्या था कि यहाँ सोने, चांदी, लोहे और तांबे के बने हुए करते थे। सिक्का मुद्रा क्या था? तो हम यहाँ बताएंगे कि धातु मुद्रा की जगह पे फिर सिक्का मुद्रा क्यों आया। उसके बाद पत्र मुद्रा क्या होता है? जो कागज से बने होते हैं। और कागज मुद्रा, और उसके बाद आपका है प्लास्टिक मुद्रा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक मुद्रा कौन सा है? तो वर्तमान समय में एटीएम और क्रेडिट कार्ड जो है या प्लास्टिक मुद्रा में आते हैं। तो अब यहाँ पे मुद्रा की क्या है कि सबसे पहले वस्तु मुद्रा था, फिर उसके बाद धातु मुद्रा आया, उसके बाद सिक्का आया, उसके बाद आपका पत्र मुद्रा आया, और अब वर्तमान समय में ज़्यादातर प्रचलन में क्या है? आपका प्लास्टिक मुद्रा प्रचलन में है। अब इन सभी को एक एक करके डिटेल में हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वस्तु मुद्रा के बारे में। तो यहाँ पे वस्तु मुद्रा क्या है कि प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में लोग क्या करते थे? पशुओं के खालों का प्रयोग करते थे, ठीक है। जो पशु थे उनके खालों के जरिए, ठीक है, उनको देते थे और उनके बदले अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को पूरा करते थे। उसके बाद जब चारागाह युग आया ना, चारागाह युग आया, या चारागाह का युग का मतलब जब लोग मतलब कि पशु पालने लगे। तो चारागाह युग से मतलब ये है कि जब लोग पशु पालने लगे तो उस समय पशु ही मुद्रा का काम करते थे। जैसे कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए था तो अपने पशु को दे देते थे और उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते थे। तो इसे इस समय क्या था? पशु ही मुद्रा का काम करने लगे थे। तो चारागाह युग का मतलब कि जब लोग पशु पालने लगे थे तो उसको हम लोग चारागाह युग कहते हैं। उसके बाद कृषि युग, तो जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो अनाज मुद्रा का काम करने लगा। जैसे कि मैंने बताया कि चावल के बदले गेहूँ, चावल के बदले गेहूँ। तो यहाँ पर क्या अनाज काम करने लगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि सारी सारी चीज़ें क्या है? वस्तु है। पशु का खाल भी वस्तु है, पशु भी क्या है? वस्तु है, और अनाज भी क्या है? आपका वस्तु है। तो जो आपका एंशियंट हिस्ट्री आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर वस्तु मुद्रा का प्रचलन था। वस्तु मुद्रा के बाद क्या आया कि धातु मुद्रा प्रचलन में है। और धातु मुद्रा किसका बना होता था? लोहे का, सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबा का। अब इससे समस्या क्या होती थी कि जो सोना का मुद्रा बना होता था, ठीक है, सोने के जो प्रयोग मतलब कि सोने का ही लोग प्रयोग करते थे, तो सोने की गुणवत्ता
ठीक है, सोने की गुणवत्ता का ह्रास होने लगा। ठीक है, लोग अच्छे किस्म के सोने नहीं देते थे, जिसके कारण मतलब कि जो राजे रजवाड़े थे उनको समस्या होने लगी भाई कि हम अच्छे क्वालिटी के सोने दे रहे हैं और सामने वाला अच्छा क्वालिटी का सोना दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण धीरे धीरे धातु मुद्रा प्रचलन में क्या हो गया, बंद हो गया। तो धातु मुद्रा किसका बना होता था, लोहे का, सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबा का इत्यादि का बना होता था। धातु मुद्रा जब प्रचलन में बंद हुआ तो आगे क्या आया, आपका सिक्का आया। तो सिक्का, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के बारे में और यह एससीईआरटी बेस है। तो एससीईआरटी में लिखा गया है कि भारत में सबसे पहले किस किस धातु का सिक्का बना था। तो सबसे पहले चांदी धातु का सिक्का बना था और शेर शाह सूरी ने इसका नाम क्या दिया था, रुपया दिया था। आगे कह रहा है कि उत्तर भारत में मुगलों ने सोने की मुहर और चांदी की मुहर चलाई और उन्होंने जो तांबे के सिक्के चलाए तो उसका नाम क्या इन्होंने रखा था, दाम रखा था। तो इसको याद रखिएगा कि जो तांबे के सिक्के चलते तो उसका नाम क्या था, दाम था। और दक्षिण भारत में जो सोने के सिक्के चल थे उनका नाम हुड़ और पड़म था। ठीक है, हुड़ और पड़म, जो दक्षिण भारत में सोने के सिक्के चले थे उनका नाम हुड़ और पड़म था। और वर्तमान के जो सिक्के बनाए जाते हैं वह एल्युमिनियम और निकल के मिश्रण से बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि धातु मुद्रा में समस्या ये थी कि वहाँ पे लोग मिलावटखोरी करने लगे, जिसके कारण सिक्का आया। अब सिक्के के बाद क्या है, वर्तमान समय में क्या है, पत्र मुद्रा प्रचलन में है। तो पत्र मुद्रा क्या है, तो जो कागज की मुद्रा होती है उसे हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है भारत में, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और प्लास्टिक मुद्रा, पत्र मुद्रा के बाद इस समय जो हम डिजिटल युग चल रहे हैं, तो इस समय तो आपका ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ आपका प्लास्टिक मुद्रा भी चल रहा है। और प्लास्टिक मुद्रा किसे, तो एटीएम आपका प्लास्टिक मुद्रा है और एटीएम का पूरा नाम आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब यहाँ पे आगे आपका था कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है। तो 1931 में महात्मा गांधी ने अपना एक पत्रिका निकाला जिसका नाम रखा यंग इंडिया पत्रिका। ठीक है, 1931 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका निकाला था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यह यंग इंडिया पत्रिका किसकी है, तो महात्मा गांधी की। इसी में दिया है, जब मतदान की बात होती है तो मतदान में जो होता है सबसे पहले जो मतदाता सूची तैयार करके सरकार के पास भेजता है, निर्वाचन आयोग के पास मतदाताओं का लिस्ट भेजता है, वो पूरा कार्य कौन करता है, बीएलओ करता है। तो यहाँ पर बीएलओ का पूरा नाम है कि बीएलओ का पूरा नाम आता है बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो बीएलओ का पूरा नाम क्या है, बूथ लेवल ऑफिसर। और आगे कि एक ग्राम पंचायत में एक गांव या एक से अधिक गांव हो सकते हैं और एक ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या जो है 7,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। मतलब कम से कम कितनी, 7,000। अगर आपको एक ग्राम पंचायत घोषणा करना है तो आप उस गांव की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 7,000 या उससे अधिक। और जरूरी नहीं कि एक ग्राम पंचायत में केवल एक ही गाँव हो, एक ग्राम पंचायत में एक या उससे अधिक गाँव हो सकते हैं। आपने पता है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के जरिए, ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तो वहाँ पर महिलाओं को 33% क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। ठीक है, अभी हाल ही में 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाएं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज को लागू किया जा चुका था, जिसके कारण हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब यहाँ पे यही फिर से बातें करें कि जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1992 में, ये चीज़ कहा गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायती राज में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिहार एक स्पेशल राज्य, एक स्पेशल काम किया कि उसने अपने यहाँ 33 नहीं, महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण किया, 50% तक आरक्षण की घोषणा कर दी है। तो यह आपके लिए आपका स्पेशल हो जाता है। तो दोस्तों यह कक्षा 6 का जो था एससीईआरटी बेस का पूरा आपका निचोड़ रहा। और उसके साथ साथ मैंने जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू कराया उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चैप्टर वाइज है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा वह क्लास 7 पे आधारित रहेगा और वो भी एससीईआरटी का रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।